हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर सीटेट 2022 और 23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग लगातार सीरीज जो चला रहे हैं अभी ईवीएस शिक्षण का। ईवीएस शिक्षण में कल हम लोग कहानी विधि को पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक विधि से स्टार्ट करेंगे। क्रियात्मक विधि के बाद कौन कौन से विधि आती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, और आगे क्या है इसमें चर्चा करेंगे। तो ये पहला है क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि क्या है इसके बारे में जानते हैं। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियात्मक विधि क्या है? यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप किसी भी कार्य को करके सीखते हैं या क्रिया के माध्यम से सीखते हैं तो बच्चे को बहुत अनुभव प्राप्त होगा और बच्चा जल्दी ही सीख पाएगा। कह रहा है कि अगर पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होगी, यानी कोई भी कक्षा क्या हो, पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होगी, तो शिक्षार्थी का ज्ञान अस्थायी और सार्थक होगा। शिक्षार्थी का ज्ञान क्या होगा? अस्थायी होगा और सार्थक होगा। इस विधि में शिक्षार्थी सदैव क्रियाशील रहता है, यानी कि क्रियात्मक विधि जब हम शिक्षार्थी को बताते हैं, समझाते हैं, करते हैं तो उसमें शिक्षार्थी क्या रहता है? क्रियाशील रहता है और क्या करता है कि स्वयं करके ज्ञान अर्जित करता है, यानी स्वयं करके अपने हाथों से, अपने क्रिया के माध्यम से स्वयं करता है बच्चा और स्टूडेंट, छात्र जो 1 to 5 का होता है, और ये क्या करता है? ज्ञान को अर्जित करता है। क्रियात्मक विधि में यही हम बताते हैं बच्चों को, जिससे उसमें परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग जैसे कौशलों का विकास होता है। क्या होता है? परस्पर क्रिया, यानी स्वयं अपने हाथों से क्रिया करेगा, अवलोकन करेगा, देखेगा, समझेगा और सहयोग जैसे कौशलों का विकास होगा। किसमें? क्रियात्मक विधि में। और क्या है कि इस विधि में शिक्षार्थी को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। कौन सी विधि में? तो क्रियात्मक विधि में बच्चे को क्या करने का अवसर मिलता है? तो कार्य करने का अवसर मिलता है। कारण कि इस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है। क्रियात्मक विधि में शिक्षक का जो रोल होता है बच्चों के साथ, तो ये जो होता है मार्गदर्शक के रूप में रहता है। और कि इस विधि में शिक्षार्थी से कई सारी गतिविधियां कराई बहुत सारे गतिविधि के माध्यम से कराई जाती है। जैसे किसी चित्र का मॉडल या प्रतिरूप बनाना। क्रियात्मक विधि में क्या होता है? मान लीजिए महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे चित्रों के क्रिया के द्वारा एप्पल का चित्र हो गया, बनाना का चित्र हो गया, यानी कोई ताजमहल हो गया, ठीक है। तो ऐसे चित्र या मॉडल उसको क्या करते हैं? प्रतिरूप बनाते हैं। किसके माध्यम से? तो क्रिया के माध्यम से। जैसे विभिन्न क्षेत्रों के आवासों का मॉडल बनाया जा सकता है। मान लीजिए हम लोग को बक्सर में जो मंदिर है, टेम्पल है, इसके बारे में बताना है। जो आवास है, ऐसे मतलब पिछड़ी जगह है, जैसे मधुबनी हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारी जो जगह है, क्या वहाँ आवास, वहाँ के रहने सहन की, जहाँ बाढ़ ग्रसित है, वहाँ के जो आवासों के बारे में क्या करते हैं? प्रतिरूप को दर्शाते हैं, मॉडल को बताते हैं। तो ये सारे गतिविधि किसके माध्यम से होता है? तो क्रियात्मक विधि के माध्यम से होता है। किसी चित्र का चार्ट बनाना, जैसे भोजन के विभिन्न स्रोतों का प्रतिरूप, जैसे भोजन के विभिन्न स्रोतों का, ठीक है। परंतु प्राथमिक स्तर पर पोषण या भोजन के विषय में पढ़ाने का सबसे उचित तरीका शिक्षार्थी के टिफिन बॉक्स में लाए गए भोजन के विषय में व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या करेंगे? किसी चित्र या चार्ट बनाएंगे। ऐसे चित्र चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को क्या करेंगे कि भोजन के बारे में बताना है। भोजन के
बारे में विभिन्न स्रोतों के भोजन कहाँ कहाँ से आते हैं, फल से आते हैं, मशीन से आता है, दुकान से आता है, कहीं से भी, तो उसके बारे में बताना है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे जो टिफ़िन लाते हैं, सबसे सिंपल है यही हमारा होता है कि बच्चे जो टिफ़िन लाते हैं उसके साथ बच्चे के साथ मिलजुल कर भोजन करें और उसी टिफ़िन को व्याख्या करें, क्योंकि एक क्लास में 20 से 25, 30, 40, 50 जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबका टिफ़िन बॉक्स अलग अलग रहेगा और उसी से बच्चे को सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर उसी का व्याख्या करनी चाहिए। इससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और क्या करें, किसी चीज़ का मानचित्र, जैसे घर से स्कूल तक रास्ते का, यानी कि घर से स्कूल कितना दूर पर है, जैसे कि स्टेशन वाला रेलवे सफ़र तक आसानी से आदि क्या करते हैं हम लोग, रास्ता मैप के द्वारा जो चित्र में होता है दिया रहता है उसको हम दोहराते हैं, समझाते हैं और उसको सरल तरीक़ा से क्रियात्मक विधि या कोई भी विधि लगाकर हम क्या करते हैं, सिखा देते हैं बच्चों को कि यहाँ से ऐसे जाना है। कहते हैं कि किसी चीज़ का चित्र बनाना, जैसे कि बीज के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन कर, ठीक है, बीज के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन कर उसका क्या करना, चित्र बनना। पौधों का अवलोकन करके विभिन्न भागों का चित्र बनाना। कह रहा है कि किसी चीज़ पर चित्र दिखाना, जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जहाँ पर जो से क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहता है उसका क्या करते हैं हम लोग, चित्र या के माध्यम से उसे बनाकर दिखाते हैं। पक्षियों के घोंसले आदि पर चित्र बना के हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसे क्रिया करके अपने हाथों से उसके घोंसले को क्या करते हैं, अनेक प्रकार के घोंसले होते हैं, बनाकर दिखाते हैं। कह रहा है कि शिक्षार्थी के अधिगम भागीदारी, यानी शिक्षार्थी की अधिकतम भागीदारी अहम होनी चाहिए, यानी कि शिक्षार्थी की अधिकतम भागीदारी विभिन्न गतिविधि करानी चाहिए, विभिन्न गतिविधियाँ करानी चाहिए। अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाने चाहिए। क्या करना चाहिए, अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाने चाहिए। ये सारा गतिविधि जो है क्रियात्मक विधि का ही है। कह रहा है कि शिक्षार्थी को गतिविधि के द्वारा संवेदनशील बनाना, जैसे कि वन के संरक्षण के प्रति उनको संवेदनशील बनाने के लिए एक पौधे अपनाने और उसका पोषण करने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, देते हैं, यह कहा जाता है। ठीक है, अब अगला हम लोग का है सहयोगात्मक या समुदाय विधि। सहयोगात्मक या समुदाय विधि कह रहा है कि सहयोगात्मक और समुदाय विधि में क्या होता है। समुदाय का मतलब लोग जानते हैं, समूह हो गया। समुदाय में क्या, पर्यावरण अध्ययन में समुदाय या समूह अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। कौन सी है, कि पर्यावरण अध्ययन क्या है भैया, तो समुदाय या समूह अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा समूह में अपने क्रिया करके सीखते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समूह, और उसी समूह में बच्चे क्या करते हैं, क्रिया के माध्यम से सीख जाते हैं, क्योंकि ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। कौन सा, सहयोगात्मक विधि। वास्तविक स्थिति का मतलब जो प्रत्यक्ष सामने जो घटना घटती है उसके बारे में क्या करते हैं, बच्चे को सहयोग या उसके बारे में सिखाते हैं। कह रहा है कि सामूहिक गतिविधि या परियोजना शिक्षार्थी में सहपाठी सहयोगात्मक अधिगम में बढ़ावा देती है। सामूहिक गतिविधि या परियोजना, कोई प्लानिंग करते हैं समूह में, शिक्षार्थियों में क्या करते हैं, सहपाठी सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है तथा सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाती है। जैसे हम लोग का अभी क्या चल रहा है, प्लानिंग करते हैं, हाँ, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये काम करना है, ठीक है। और कौन से, किस तरह, समूह में, सामूहिक गतिविधि हुआ, ये समूह परियोजना, ये हुआ समूह में प्रोजेक्ट बनाना। ये समूह में 4-5 दोस्त जो रहेंगे, और आजकल चल रहा है मॉल हम लोग का किस चीज़ का, दशहरा मेला का, तो इसमें क्या करते हैं, पहले से ही हम लोग प्लानिंग बनाते हैं और सामूहिक ग्रुप बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, और उसे सामाजिक अधिगम का बेहतर बनता है। बच्चों का विकास जो होता है समूह में रहकर, सामाजिक अधिगम से ज़्यादा सीखते हैं। अब कह रहा है कि इस विधि के द्वारा
शिक्षार्थी में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। देखिए, समूह में बच्चा जितना ज़्यादा अधिक उत्तर को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, अपनी भावना को विकास करता है, अपनी भावना के द्वारा उत्तर को देता है। ठीक है, अपने समूह इसलिए बनाते हैं लोग क्योंकि वह समूह कैसा रहता है, तो अपने सहपाठियों का समूह रहता है, यानी कि अपने एज के बच्चे रहते हैं उस समूह में, और उसमें उत्तर देने से कोई बच्चा हिचकिचाता नहीं है। शिक्षार्थी में निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। शिक्षार्थी में क्या करने की शक्ति का विकास होता है, तो निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है, निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। शिक्षार्थी में लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक का विकास होता है। लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा और प्रजातांत्रिक जो परंपरा शुरू से ही चला रहा है, उससे क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि समूह चर्चा हम लोग सहयोगात्मक विधि में क्या करते हैं, समूह चर्चा करवाते हैं, समूह परियोजना बनाते हैं, आदि 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 विधि आदि इस गतिविधि के माध्यम से कहते हैं गतिविधि कराते हैं। समूह चर्चा का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग का बड़ा सा अभी पंडाल का दुर्गा पूजा का चला, तो उसमें समूह में चर्चा होता है कि इस साल कितने मतलब लगा, कितना कीमती मतलब जो होगा पूजा पंडाल बनेगा, और कि कौन कौन समूह में रहेंगे, वो क्या होता है, प्रोजेक्ट बनता है, परियोजना बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले से ही गतिविधि कर लेते हैं, और उसी गतिविधि के माध्यम से क्या करते हैं, सारा कार्य किया जाता है। ठीक है, समूह बनता है, समूह में चर्चा की जाती है कि ये काम ऐसे करना है, और उसमें बच्चे बहुत मन और लगन के साथ करते हैं। शिक्षार्थी समूह में रहकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। समूह में बहुत ज़्यादा जल्दी और बच्चे को क्या होता है, जानकारी इकट्ठा होता है, और विश्लेषण के पश्चात निराशाजनक निकालते हैं, यानी निष्कासन जो होता है निराशाजनक नहीं हो पाता है, इसको बहुत जल्दी समस्या को समाधान कर ढूंढ लेते हैं, निष्कासित कर देते हैं, विश्लेषित कर देते हैं किसके, समूह। अब करें सामाजिक असमानता। देखिए, समुदाय में क्या होती है कि बहुत सारे देखने की नज़रिया अलग अलग होती है, उसमें सामाजिक असमानताएं भी आती है, सामाजिक कुरीतियाँ भी आती हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो लोग बात होता है, थॉट होता है, कोई भी कार्य करेंगे समूह में तो आपको बहुत लोग क्या होते हैं, भड़काने वाले होते हैं, पीछा खींचने वाले होते हैं, असमानताएं दिखाएंगे, कुरीतियाँ दिखाएंगे, प्रदूषण की समस्या, ग्रामीण शहरी जीवन आदि पर सामूहिक चर्चा की योजना किया जाना चाहता है, या समूह परियोजना दी जा सकती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े स्तर पर समूह बना कर उससे परियोजना और कार्य को करते हैं। अब करें अन्वेषण विधि या खोज विधि। अन्वेषण विधि या खोज विधि, इसमें क्या होता है कि इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। खोज विधि या अन्वेषण विधि बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विधि है, और इस विधि के जन्मदाता कौन है, आर्मस्ट्रांग। यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है। यह जो विधि है स्वयं करके सीखने पर आधारित है। कौन, अन्वेषण या खोज विधि। कारण कि इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं सूचना तथा सिद्धांत की खोज के लिए अनेक प्रयोग करता है। क्या करता है कि इस विधि में ये स्वयं सूचना तथा सिद्धांत की खोज के लिए अनेक प्रयोग करता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इस विधि से शिक्षार्थी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। कौन सी विधि, तो जो खोज विधि या अन्वेषण विधि, इसमें बच्चा जब खोजते रहता है किसी चीज़ को, नए नए तकनीकी को ढूंढते रहता है, तो वो लगता है कि वो बच्चा को नहीं करते हैं छोटे पे कि तुम लग रहा है वैज्ञानिक बनेगा, ज़्यादा खुरपाती कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रवृत्ति के बच्चे में ज़्यादा विकास होता है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। कौन सी विधि में, तो ये है अन्वेषण या खोज विधि में शिक्षक क्या करते हैं, मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इस विधि से शिक्षार्थी आत्मविश्वास, चिंतन और आत्मनिर्भर बनता है। अन्वेषण या खोज विधि में शिक्षार्थी क्या होता है कि इसमें आत्मविश्वास अपने अंदर जगता है, और चिंतन ज़्यादा करते हैं, और आत्मनिर्भर बनता है खोज विधि अन्वेषण विधि में। अब कह रहा है कि इस विधि के द्वारा क्या डूबा क्या तैरा, हवा चीज़ें को कैसे गर्म या ठंडा करती है, शीशा जो दिया रहता है हम लोग का, वो कैसे धुंधला जाता है। जैसे हम लोग ठंडे के दिन में वाफ जाता है, बाइक चलाते हैं तो ठंडे के दिन में क्या होता है, शीशा पर ज़्यादा पानी आता है, धुंधला कैसे हो जाता है, हाँ, परछाई कैसी बनती है, आदि विषय वस्तु की अधिगम कराया जा सकता है। इसमें
खोज और अन्वेषण विधि के माध्यम से। अब अगला है हम लोग का भ्रमण विधि। खैर कि इस विधि में भ्रमण माने घूमना, आप लोग जानबे करते हैं सभी लोग कि इसमें क्या होता है, घूमकर बच्चे को क्या करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, इस विधि में क्या करता है, शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान को अर्जित करता है। यह विधि कक्ष अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। क्या करती है कि भ्रमण विधि में बच्चों को वास्तविक जीवन में जो परिस्थिति दिखाई देती है उससे क्या करता है, जोड़ता है उसके जीवन से। कौन? तो भ्रमण विधि। यह विधि शिक्षार्थियों को सक्रिय एवं प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? तो ये सक्रिय कराती है, सक्रिय या प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराती है। और शिक्षार्थी का अनुभव उनके ज्ञान रचना का आधार होता है। शिक्षार्थी का अनुभव कैसा होता है? उनके ज्ञान रचना का आधार होता है। कारण कि इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी को विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। कौन सा? भ्रमण विधि में विद्यार्थी क्या करना चाहिए? ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। और टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और उसे अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ बांटना चाहिए। जो सीखें उसको हमको क्या करें, आगे ज्ञान को ट्रांसफ़र करें और बताएं। ठीक है, कारण कि भ्रमण पर जाते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यही क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि भ्रमण पर जब जाएंगे तो बच्चे को निम्न बातों को कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। शिक्षार्थी को अपने साथ पूरा बस्ता नहीं लेकर जाना चाहिए। जब हम भ्रमण पर जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर जाते हैं, ठीक है, घूमने जाते हैं कहीं भी, तो शिक्षार्थी को अपने साथ पूरा बस्ता नहीं लेकर जाते हैं कभी किताब। कारण कि अगर चिड़ियाघर जा रहे हैं तो जानवरों के लिए भोजन कदापि न लेकर जाएं। हम चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं तो जानवर के भोजन कदापि न जाएं, क्योंकि भोजन से क्या होता है, उसकी जान की खतरा रहती है। किसी जानवर को, ऐसे जानवर को उससे दिखाई देगा तो वो क्या होते हैं, भूखे होते हैं, वो धरने झपटने का काम करते हैं। भ्रमण पर जाने से पहले वहाँ किए जाने वाले क्रियाकलाप के विषय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच चर्चा होनी चाहिए। भ्रमण पर जाने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में क्रियाकलापों के विषय में क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कारण कि इस विधि से पौधे, जानवरों, प्रकृति, पहाड़ों, खाद्य श्रृंखलाओं, ऐतिहासिक इमारतों, फसलों आदि के विषय में क्या होता है, सार्थक अधिगम कराया जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में प्रश्न पूछकर यह पाठ का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों प्रश्न पूछता है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि क्वेश्चन, दोनों लोग क्वेश्चन करते हैं। शिक्षक करता है स्टूडेंट से, स्टूडेंट करते हैं शिक्षक से। प्रश्नोत्तर दोनों स्वतंत्र होते हैं क्वेश्चन करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि में। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन तभी सार्थक होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में ये प्रश्न जो होता है शिक्षार्थियों में रुचि और उत्सुकता जगाती है। पढ़ने में जो बच्चा नीरस और उबाऊ महसूस करते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट विधि है कौन, प्रश्नोत्तर विधि। इससे क्या होता है, बच्चे में रुचि, उत्सुकता जागृत, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, पढ़ने में ललक उत्पन्न होता है। प्रश्न से शिक्षार्थी का चिंतन उद्दीपित होता है, चिंतन मनन सब उद्दीपित होता है। प्रश्न प्रकरणों को संदर्भ पाकर मदद करता है। करेक्ट प्रश्न पूछने से प्रश्न जो कि स्टूडेंट से हम लोग पूछेंगे तो उससे क्या होगा, अभिप्रेरित होगा, अंदर से मोटिवेशन मिलेगा उसको कि शिक्षण का संकेत मिलता है, यानी शिक्षण सीखने के लिए अंदर से प्रेरित होगा, अभिप्रेरित होगा। ठीक है, प्रश्न पूछने से, प्रश्न पूछिएगा तो बच्चे में कल्पना परक यानी सोचने समझने, ठीक है, और चिंता परक प्रश्न, जैसे अगर किसी पहाड़ या अगर पेट्रोल या तेल खत्म हो जाए, कह रहा है कि बच्चे से प्रश्न पूछेंगे कि बताओ कि यदि पेट्रोल और तेल खत्म
ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। पेट्रोल और तेल ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। वनों का विनाश हो जाए तो क्या होगा। पेट्रोल और तेल ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सारे जो हमारे गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, बस है, जितने भी सारी गाड़ी है सब क्या होंगे, रुक जाएंगी, ठीक है। और कह रहे कि वनों का विनाश हो जाए, वनों का जब विनाश पूरी तरह से वन धरती पर ख़त्म हो जाएंगे तो प्रदूषण फैल जाएगा, क्योंकि वन से एक हम कह जानते हैं प्रदूषण स्वच्छ रहता है और स्वस्थ हवा मिलती है, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। जल की कमी हो जाए, जल की कमी हो जाए कि तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चे तड़प तड़प के बहुत सारे तक कठिनाइयाँ आएंगी। जल की कमी से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आदि जैसी प्रश्न शिक्षार्थी को संवेदनशील सीखने के लिए जागरूक करता है, संवेदनशील बनाता है और उसमें चिंतन कौशल का विकास करते हैं। ये सारे प्रश्न पूछने से बहुत सारे विधियाँ बच्चे में ज्ञान उत्पन्न होता है। करें कि प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि उसमें पूछने का ललक होता है, ललक उत्पन्न होता है, ठीक है। और बार बार अवसर मिलता है, नहीं कि हमसे सर पूछ रहे हैं तो थोड़ा कल जैसा अच्छा से पढ़ कर आना चाहिए, ऐसा यानी अवसर देना चाहिए बच्चे को। प्रश्न पूछने से उनकी जानकारी की जांच करनी चाहिए, यानी कि प्रश्न पूछने से क्या होता है कि बच्चे कितना जान रहे हैं कितना नहीं जान रहे हैं, ये चीज़ का पता चलता है, ठीक है। अभ्यास या गतिविधि, जब हम लोग अभ्यास कराते हैं बच्चे से, ये गतिविधि कराते हैं तो प्रश्न प्रकरण में अंतःनिर्मित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अंतःनिर्मित होनी, बच्चे से लगाव होनी चाहिए, अंतःनिर्मित होनी चाहिए, ताकि शिक्षार्थी का ज्ञान अस्थायी बन सके। ये हमारा जो होता है प्रश्न के बनाने के क्या होते हैं, प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं, और इससे बच्चे को बहुत सारा अभ्यास मिलता है, ठीक है। थैंक यू। आप लोग समझ गए होंगे, समझिए वीडियो को, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार 4 बार अपना देखिए, समझिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो अपना यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर अपने दोस्तों में आगे बढ़ा दीजिए कि सभी लोग इसे देखकर सुनकर और समझकर अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकें, क्योंकि सभी को क्या करना है, सीटेट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, ये सर हमको समझ में नहीं आया, इसको फिर से दोबारा समझाया जाए, ठीक है। थैंक यू।